नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी विज्ञान की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। और कक्षा 6 की यह पाठ्य पुस्तक का जो सारांश है वह इस वीडियो में आपको जो है बहुत अच्छे और सरल शब्दों में बताया गया है। और साथ में आप लोगों को परीक्षा उपयोगी जो और भी तथ्य हैं उनको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और यह बीपीएससी ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। और इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक का जो एनसीईआरटी है आपका इस सीरीज़ में कवर कराया जाएगा। जो भी ज़रूरी चैप्टर्स हैं उनको कवर कराया जाएगा। तो आते हैं पहले चैप्टर पे। आपका पहला चैप्टर है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक के बारे में आपको यहाँ पे और इसका सारांश जो है मैंने बहुत ही सरल शब्दों में बनाया है। तो आपको भोजन के घटक के बारे में जानना है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और जो भी भोजन हम खाते हैं वह कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज जो है ये सब क्या कहलाते हैं, तो भोजन के घटक। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भोजन के घटक कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, साथ में फैट्स हैं, वसा और प्रोटीन, विटामिन, खनिज। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो भोजन में रुक्षांश होता है जिसको आहारी रेशा भी कहते हैं, तो डाइटरी फाइबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशा या रुक्षांश, और साथ में जो जल होता है ये भी हमारे भोजन में शामिल होता है। इसके बाद है, अब भोजन के घटक में हम आते हैं। तो यहाँ पे पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है तत्व पाए जाते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। और भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, तो मंड तथा शर्करा। तो स्टार्च, मंड को स्टार्च बोलते हैं और शर्करा को शुगर बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि स्टार्च और शुगर जो है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं या कच्ची सामग्री होती है उसमें जब तनु आयोडीन विलयन डालते हैं तो तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालने पर वो नीला काला रंग हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि नीला काला रंग जो है मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसको बोलते हैं आयोडीन परीक्षण। यानी आयोडीन परीक्षण से किस चीज़ का पता लगाया जाता है, तो आयोडीन परीक्षण से खाद्य सामग्री में या खाद्य पदार्थ में मंड या स्टार्च का जो है उपस्थिति पता लगता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो शरीर की जो ऊर्जा का कुल 55 से 75% वो कहाँ से आता है, तो कार्बोहाइड्रेट से आता है। और इसके अलावा वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है, तो यह वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आप लोग जो है एनसीईआरटी की जो कक्षाएँ हैं, कक्षा 6 से 8 विज्ञान की, साथ में भूगोल की, तो आप लोगों को जो है इस चैनल के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं। और आप लोग बहुत सी सरल शब्दों में यहाँ से जो है इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ में परीक्षा से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और बीपीएससी ट्री की परीक्षाओं में जो है एनसीईआरटी या एससीईआरटी, चूँकि दोनों लगभग सेम है, तो यहाँ पे जो है और बीपीएससी ट्री की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को भोजन को जो है ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, वसा के बारे में जानते हैं। तो वसा फैट्स, तो वसा क्या होता है, तो वसा संग्रहित ऊर्जा का स्रोत होता है। तो फैट्स आर दी सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम खाते हैं तब हमें मिलता है, और वसा क्या होता है, वो संग्रहित ऊर्जा का स्रोत होता है। तो फैट्स आर दी सोर्सेस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये हमारे शरीर का 15 से 20% ऊर्जा को प्रदान करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि वही पॉइंट यहाँ पे भी है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को कैसे पता किया जाता है, तो कागज़ पे जो है तेल का धब्बा जो है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर हम किसी कागज़ में कोई खाद्य पदार्थ को ले लेंगे और वहाँ पे अगर तेल का धब्बा हमें मिलता है तो हमें पता चल जाता है कि खाने में जो है वसा रहा होगा, फैट रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। और साथ में आपको बता दूं कि ये जो है एनसीईआरटी की जो आपका पहला पार्ट है तो वहाँ से लिया गया है, और जो है और उसका सारांश है ये, जैसा बुक में दिया गया। और साथ में आगे मैंने अपनी तरफ से भी कुछ एडिशंस किए हैं ताकि आपको जो है बीपीएससी ट्री की परीक्षा में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और इस
पार्ट से संबंधित अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या बोलते हैं, तो शरीर वर्धक भोजन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं प्रोटीन को। और ये सारी लाइनें जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि कॉपर सल्फेट विलयन एवं कास्टिक सोडा विलयन का जो है जो परीक्षण करते हैं वो किस चीज़ की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं, तो प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की उपस्थिति कैसे पता चलती है, तो बैगनी रंग का जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो आपको ध्यान रखना कि कलर कैसा हो जाता है, तो बैगनी रंग, खाद्य पदार्थ का जो कलर होता है बैगनी रंग हो जाता है कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन डालने पर। तो बैगनी रंग से हमें पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में जो है प्रोटीन की उपस्थिति है या प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन के बारे में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी की परीक्षा में, यूपी पीसीएस की परीक्षा में, हर जगह जो है हर स्टेट पीसीएस कमीशन की परीक्षाओं में विटामिन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विटामिन, और विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। और विटामिन के बारे में आपको ध्यान रखना है कि विटामिन जो आपके दो प्रकार के हैं, एक तो है वसा में घुलनशील विटामिन जिनको फैट सॉल्युबल विटामिन बोला जाता है। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन वो आपके हैं ए, डी, ई, के। तो आप एक ध्यान रख लीजिए तो आपको दूसरा अपने आप ध्यान हो जाएगा। दूसरा जल में घुलनशील विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल है, तो आप वाटर सॉल्युबल याद रख लीजिएगा, तो आपको फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील अपने आप ही याद हो जाएगा। तो विटामिन बी और सी यानी बी सी एक साथ आता है, तो विटामिन बी सी आपका वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलनशील विटामिन है। और बाकी जो बच्चे ए डी ई के ये आपके जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो महत्वपूर्ण है वो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B9 और B12 है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। और चूंकि आपके जो पाठ है वहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसलिए जो इसको भी आपको जानना जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि विटामिन ए से हमारी त्वचा, हमारा जो स्किन होता है, हमारी त्वचा होती है और आँखों को जो है स्वस्थ रखता है। तो विटामिन ए से हमारी त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है, और इसकी कमी से जो है हमें हमारी त्वचा या आँखों संबंधी हमें समस्याएं हो सकती हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। फिर है विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना विटामिन सी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। साथ में विटामिन डी हमारी अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो कैल्शियम, और साथ में आपको ध्यान रखना कि जो उपयुक्त पोषक हैं, इसके अलावा जो है हमें इन पोषकों के अलावा जो है हमने कौन कौन से पढ़े हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और साथ में विटामिन, इन पोषकों के अलावा हमें आहारी रेशों की भी ज़रूरत पड़ती है। इनको डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं, डाइटरी फाइबर्स, और जल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनका काम क्या होता है। तो आहारी रेशों को जो है रूक्षांश बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे खाने में जो रूक्षांश होता है, रफेज होता है, उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, तो मुख्य पादप उत्पादों से, प्लांट प्रोडक्ट से होती है। और रूक्षांश के जो मुख्य स्रोत हैं आपको ध्यान रखा है, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। तो साबुत खाद्यान्न जो होल ग्रेन्स होते हैं वो रूक्षांश के मुख्य स्रोत है। इसके अलावा दाल, आलू, ताजे फल एवं सब्जियाँ। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि रूक्षांश हमारे भोजन को, ये पूछा जा चुका है, रूक्षांश हमारे भोजन को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, परंतु ये हमारे भोजन का आवश्यक अंग हैं, आवश्यक अव्यय हैं, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, यानी खाने का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसको पचने में थोड़ा समय लगता है, और इसलिए वो आसानी से मतलब ज़्यादा मात्रा में शरीर को वह भोजन लगता है। और साथ में रूक्षांश जो है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो इसलिए रूक्षांश जो है डाइटरी फाइबर्स जो है ये आपके शरीर के लिए ज़रूरी हैं। तो रूक्षांश के बारे में हमने समझ लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, जल के बारे में देखते हैं। तो जल जो है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, मूत्र तथा पसीने जो कि अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, सहायता करता है। इसके अलावा संतुलित आहार क्या होता है, तो जिस आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, यानी आपके कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, साथ में फैट और साथ में जो है प्रोटीन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, और साथ में रूक्षांश एवं जल जब पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो ऐसे आहार को संतुलित आहार बोला जाता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत में आलू है, शकरकंदी है, और इसके अलावा गन्ना, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, पपीता, तरबूज और आम। फिर आगे बढ़ते हैं, वसा के कुछ स्रोत। तो पादप स्रोत में मूंगफली, गिरी जिसको बादाम बोलते हैं, तिल, साथ में सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल और सरसों का तेल।
इसके अलावा जंतु स्रोत में देखेंगे तो जो हमें जानवर से मिलता है तो दूध, जैसे हमें गाय से मिलता है घी, मक्खन, मांस, मछली, अंडे, ये सब वसा के स्रोत हैं। और एक वस्तु एक से अधिक चीज़ों का स्रोत हो सकती है, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत। तो प्रोटीन के कुछ स्रोत में चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा, सोयाबीन, मटर। और सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर। और जंतु स्रोत में मांस, मछली, पनीर, अंडे, ये सब आप जानते ही हैं। अब इसके बाद हम लोग विटामिन का यहाँ पे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो 2 प्रकार के जो है बता दिए मैंने आपको, वसा में घुलनशील होते हैं जिनको ADE यानी विटामिन A, D, E और K वसा में घुलनशील होते हैं, और साथ में जल में घुलनशील होते हैं आपके विटामिन B और C। जल में घुलनशील होने का मतलब है कि ये जो विटामिन B और C होते हैं, ये जो यूरिन होता है बॉडी में, जो मूत्र बनता है, उसके माध्यम से ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमें अपने शरीर में इनको निरंतर चाहिए होता है। और साथ में जो आपके विटामिन A, D, E और K होते हैं, ये जो बॉडी में वसा बनता है, फैट का निर्माण होता है, तो उसमें ये घुलनशील होते हैं। फिर अब विटामिन A के बारे में जानते हैं, परीक्षा संबंधी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो विटामिन A को रेटिनॉल बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना पहला चीज़ कि रेटिनॉल इसका जो है रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और साथ में विटामिन A का स्रोत क्या है, तो आम, पपीता, गाजर। पिछली बार परीक्षा में जो 15 मार्च को पेपर हुआ था, वहाँ पे गाजर आपका पूछ लिया था, तो आम, पपीता, गाजर आपको ध्यान रखना विटामिन A के स्रोत हैं। और विटामिन A की कमी से जो अभावजन्य रोग या विकार होता है, उसको छीड़ता दृष्टिहीनता बोलते हैं, और जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी या छीड़ता दृष्टिहीनता, ये जो है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन A की कमी से। और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो कमज़ोर दृष्टि और अंधेरे में कम दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B1 पे आते हैं। और विटामिन B1 को जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं। साथ में विटामिन B के जो स्रोत होते हैं गेहूं, चावल और यकृत। और इसके अलावा अभावजन्य जो रोग होते हैं, विकार होते हैं, उसको बेरी बोलते हैं। तो विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी। और साथ में इसका लक्षण क्या होता है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर अब विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन C को। और इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद और मिर्च। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, और टमाटर, इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड भी टमाटर में पाया जाता है, तो वो आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे। फिर जो है आते हैं अभावजन्य रोग और विकार जो विटामिन C की कमी से होता है, तो स्कर्वी बोलते हैं उसको। और स्कर्वी के वजह से जो लक्षण होते हैं, मसूड़े में खून निकलने लगता है और साथ में घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि विटामिन C के लक्षण क्या होते हैं, कमी से जो स्कर्वी रोग होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो मसूड़ों से खून निकलता है और साथ में घाव भरने में अधिक समय लगता है। फिर आगे बढ़ते हैं, विटामिन D। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। तो आपको ध्यान रखना है कि कैल्सीफेरॉल या एर्गो कैल्सीफेरॉल, दोनों एक ही चीज़ है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है विटामिन D का। और विटामिन D के स्रोत दूध, मक्खन, सूर्य का प्रकाश आप जानते ही हैं, जो सनलाइट होता है, साथ में यकृत, अंडे और मछली। और अभावजन्य रोग या विकार विटामिन D की कमी से होता है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। और लक्षण इसमें क्या होता है, तो अस्थियाँ जो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, तो अस्थियों में, हड्डियों में जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, तो रिकेट्स आपको ध्यान रखना, विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। फिर है विटामिन E। तो विटामिन E को बोलते हैं टोकोफेरॉल। तो आपको ध्यान रखना कि विटामिन E को टोकोफेरॉल बोलते हैं। साथ में अभावजन्य रोग जो होते हैं, शरीर में प्रजनन क्षमता में, शरीर में जो प्रजनन क्षमता होती है उसमें कमी लाता है, साथ में नपुंसकता या बांझपन भी हो सकता है। और बाकी आगे की कक्षाओं में जब आपकी मैराथन कक्षाएं ली जाएंगी, तो वहाँ आपको ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये सब चीज़ें बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ आपकी जो है एक प्रॉपर कक्षाएं हो रही है। तो यहाँ पे जो है आप इस तरीके से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और रिवीजन वगैरह करिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। बाकी ट्रिक्स वगैरह आपको आगे की कक्षाओं में, मैराथन कक्षाओं के दौरान समझा दिया जाएगा कि किस चीज़ को कैसे याद रखना है। इसके अलावा विटामिन के को क्या बोलते हैं, तो विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फाइलोक्विनोन जो है किसका नाम है, तो विटामिन के का। और इसके अलावा अभावजन्य रोग या विकार जो होता है वह होता है रुधिर के थक्के जमने में समय लगता है, यानी जो खून, मान लीजिए किसी को चोट लग गया तो उसका जो खून बहता रहता है और टाइम लगता है खून रुकने में, तो इसको बोलते हैं कि जो है रुधिर के थक्के जल्दी ना बनना। और ये किसकी वजह से होता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फिर आगे बढ़ते हैं,
और यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में ध्यान दे लेते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में एनसीईआरटी में यह शब्द मेंशन किया गया है, तो परीक्षा में इससे रिलेटेड पूछ सकता है। तो विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमिन, जिसके वजह से बीमारी जो होती है बेरी बोलते हैं। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन के कमी की वजह से चेलियोसिस रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन बी3 जिसको नियासिन बोलते हैं, तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ में विटामिन बी6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, उसकी कमी से जो है एनीमिया, और साथ में विटामिन बी9 जिसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, तो इसकी भी कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके अलावा जो है विटामिन बी12 जिसको कोबैलेमिन या साइनोकोबैलेमिन बोला जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में, जिसका नाम ही है कोबाल्ट से कोबैलेमिन। और इसके कमी से जो है पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है, तंत्रिका तंत्र में विषमताएं आ जाती हैं, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और इसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, विटामिन बी12 की कमी से होता है। फिर यहाँ पे जो आपका एनसीईआरटी में ये दिया हुआ था, तो इसको मैंने जो है ऊपर कवर कर लिया है। साथ में यहाँ पे आपको कैल्शियम वाला ध्यान रखना है कि कैल्शियम की जो कमी होती है उससे जो है अस्थियाँ और दंत क्षय होता है, तो अस्थियों में तो, और इसके अलावा कमज़ोर अस्थियाँ, दंत क्षय, ये सब इसके लक्षण है। साथ में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर भी बोला जाता है। तो घेंगा या ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, ये लक्षण है। और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है आयोडीन की कमी से। और इसके अलावा लौह जो होता है, लोहा होता है, आयरन जो होता है, आयरन की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो अरक्तता, जिसको एनीमिया भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो एनीमिया या अरक्तता आपको ध्यान रखना है, आयरन या लोहे की कमी से हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, कमजोरी आता है। तो आपकी जो ये कक्षा है आपकी समाप्त होती है, और बाकी यहाँ पे ये मैंने ऊपर आपको चीज़ें समझा दी हैं। तो आपका साथियों जो एनसीईआरटी का जो सारांश था पहली कक्षा का पाठ 1 का, वो आपका समाप्त होता है। और साथ में जो है आपका आगे की कक्षाओं में विज्ञान के जो और भी बचे हुए पाठ है जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका सरल शब्दों में सारांश में लेके आऊँगा, और जहाँ ज़रूरी होगा मैं अपनी तरफ से भी कुछ तथ्य उसमें ऐड कर दूंगा, जिससे आपको परीक्षा दृष्टि से, चूँकि बीपीएससी एनसीईआरटी से तो प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी से आगे भी जाके प्रश्न पूछ रहा है, तो उसका भी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। साथ में आप लोगों को जो है विज्ञान एनसीईआरटी की पहली कक्षा कैसी लगी, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद साथियों।